Hello guys, I'm Vishaliki Khan from Dopamine and we are discussing the VLSI technology. आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर इन द फोटोलिथोग्राफी स्टेप. सो फोटोलिथोग्राफी में बहुत सारे प्रोसेस स्टेप्स होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था. फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस वाली वीडियो आपने देखी होगी. अगर नहीं देखी है, हाई टाइम जाकर देख कर आइए. उसके बाद हमने डिस्कस करा था अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर स्टेप, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे विद द हेल्प ऑफ वेरियस types of printers and steppers we are aligning the mask on the wafer. मास्क को वेफर के ऊपर अलाइन करते हैं और एक लाइट सोर्स से एक्सपोजर कराते हैं. ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है. अब डिस्कस करते हैं जब अलाइनमेंट हो गया है, जब एक्सपोजर हो गया है, फोटो रेजिस्ट की प्रॉपर्टीज कहीं कहीं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न चेंज हो गई. अब इसके बाद क्या प्रोसेस सीक्वेंस स्टेप्स आते हैं. So let's start discussing with the standing wave effect. Standing wave effect क्या होता है? Standing wave effect means the interference of the incident and the reflected lights. जो इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है, जैसे हमारे फोटोरेसिस्ट पर मास्क से कोई लाइट फॉल करेगी लाइट, तो ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यहाँ पर जो लाइट फॉल कर रही होगी उसके साथ जाकर इंटरफेरेंस कर देगी. ये जो इंसिडेंट लाइट है और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये दोनों इस पॉइंट पर आकर इंटरफेरेंस कर रही है. तो इसकी वजह से हमारे पास पीरियोडिक ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर पार्ट आ रहे हैं. इंटरफेरेंस आपको पता ही है कि इंटरफेरेंस से हमारे पास कहीं कहीं ओवर एक्सपोज पार्ट मिलते हैं और कहीं कहीं अंडर एक्सपोज पार्ट मिलते हैं. जो पीरियोडिक ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज पार्ट मिलते हैं, इससे फोटोलिथोग्राफी का रेजोल्यूशन अफेक्ट होता है. स्टैंडिंग वेव इफेक्ट को स्टडी करना, इसको हमारे को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम रेजोल्यूशन बढ़ा सके. राइट. आप देख पा रहे हैं जैसे ही लाइट फॉल कर रही है सरफेस के ऊपर, ये सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट है हमारा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर लाइट इंटेंसिटी है. तो आप देख पा रहे हैं लाइट इंटेंसिटी पीरियोडिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है. तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें ओवर एक्सपोज्ड पार्ट मिल जाते हैं. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते ही हमें अंडर एक्सपोज्ड पार्ट मिल जाते हैं. तो एवरेज लाइट इंटेंसिटी इज दिस ओनली. ये जो है हमारी एवरेज लाइट इंटेंसिटी है. राइट. तो आप देख पा रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव्स पैटर्न्स हमारे सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर पा रहे हैं, फोटोलिथोग्राफी की रेजोल्यूशन को अफेक्ट कर पा रहे हैं. यहाँ पर ये जो फोटोरेसिस्ट है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीरियोडिक ओवर एक्सपोज्ड अंडर एक्सपोज्ड पार्ट होने से रेजोल्यूशन में काफी अफेक्ट हो गया. राइट. हाइट में आप देखें तो रेजोल्यूशन की वजह से, रेजोल्यूशन अफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जिगजैग पैटर्न मिलेगा. जहां पर ओवर एक्सपोज्ड होगा वहां पर हमारे पास फोटोरेसिस्ट ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, और जहां अंडर एक्सपोज्ड होगा वहां पर कम अफेक्ट होएगा. राइट. इसकी वजह से ये जो फोटोरेसिस्ट का जो पैटर्न बना है जिगजैग पैटर्न, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्लियरली कैसे जिगजैग पैटर्न बना है. राइट. इसको हटाने के लिए एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है जो कि है पोस्ट एक्सपोजर ब्रेक. पोस्ट एक्सपोजर ब्रेक में हम क्या करते हैं, फोटोरेसिस्ट को ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ढूंढते हैं. फोटोरेसिस्ट को ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर बेक किया जाता है. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम टीजी से डिनोट कर रहे हैं, और अब एक टेम्परेचर लेंगे जो टीजी से ज्यादा टेम्परेचर होगा, उस पे फोटोरेसिस्ट को बेक करेंगे. जैसे ही ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे फोटोरेसिस्ट को बेक करेंगे तो उससे क्या होएगा, फोटोरेसिस्ट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होने लग जाएगी, थर्मल मूवमेंट होने लग जाएगी. अब हमारे पास रीअरेंजमेंट हो जाएगा ओवर एक्सपोज्ड एंड अंडर एक्सपोज्ड फोटोरेसिस्ट मॉलिक्यूल्स का. रीअरेंजमेंट हो जाएगा. ये जो जिगजैग पैटर्न है ये हमारे पास एक स्मूथ पैटर्न बन जाएगा. राइट. जिससे कि हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव इफेक्ट है वो एवरेज आउट हो जाएगा. जिगजैग पैटर्न है ये हमारा थर्मल बेक करते ही क्या हो जाएगा, इट विल बिकम स्मूथ एंड एवरेज आउट हो जाएगा. राइट. हमारे पास स्मूथ फोटोरेसिस्ट साइड वॉल मिलेगी जिससे कि रेजोल्यूशन इंप्रूव हो जाएगी. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर मैं डीप यूवी की बात करूं या फिर हम केमिकल एम्पलीफाइड फोटोरेसिस्ट की बात करें, तो पोस्ट एक्सपोजर बेक उस केस में इट इज प्रोवाइडिंग द हीट नीडेड फॉर एसिड डिफ्यूजन एंड एम्पलीफिकेशन. पोस्ट एक्सपोजर बेक से हमारे पास एसिड डिफ्यूजन के लिए
हीट मिल जाती है, डिफ्यूजन करते हुए भी हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तो पोस्ट एक्सपोजर बेक से एसिड डिफ्यूजन के लिए भी हीट मिल जाएगा, इवन एम्प्लीफिकेशन के लिए भी हमारे पास हीट मिल जाएगा। अब आफ्टर दिस पोस्ट एक्सपोजर बेक प्रोसेस जो इमेज आती है एक्सपोज्ड एरिया पर दैट अपीयर ऑन द फोटोरेसिस्ट, द इमेजेस ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया अपीयर ऑन द फोटोरेसिस्ट, जहां पर बहुत ज्यादा केमिकल चेंज हुआ है एसिड एम्प्लीफिकेशन के बाद, वहां पर भी इमेज बनने लग जाती है, राइट। सो व्हाट इज पोस्ट एक्सपोजर बेक? इट इज नॉर्मली डन विद द हेल्प ऑफ हॉट प्लेट। हॉट प्लेट को यूज करते हैं, 110 से 130 डिग्री सेल्सियस पर हॉट प्लेट का टेम्परेचर सेट करते हैं, 1 मिनट तक पोस्ट एक्सपोजर बेक किया जाता है, राइट। सो अगर हमारे पास सेम तरीके के फोटोरेसिस्ट है, पोस्ट एक्सपोजर बेक कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर पर भी होता है देन द सॉफ्ट बेक, राइट। सो सॉफ्ट बेक से ज्यादा टेम्परेचर पर पोस्ट एक्सपोजर बेक किया जाता है। अगर सॉफ्ट बेक हमारा 110 पे किया गया है तो पोस्ट एक्सपोजर बेक को 120 डिग्री सेल्सियस पे कर लेंगे। अगर हमने पोस्ट एक्सपोजर बेक ढंग से नहीं करा, जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न एज इट इज रह जाएगा, हमारे पास zigzag पैटर्न ही रह जाएगा। सो we will not be having complete elimination of the standing wave pattern। अगर हमने ओवर बेकिंग कर दिया, ओवर बेकिंग से क्या होएगा, ये जो पूरा फोटोरेसिस्ट है पॉलीमराइज हो जाएगा, पॉलीमराइज होकर हार्ड हो जाएगा। अब इसको हटाना, सरफेस के ऊपर से हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फोटोरेसिस्ट की डेवलपमेंट में अफेक्ट कर देगा, राइट। सो जो पोस्ट एक्सपोजर बेक है, ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हो, ना बहुत कम टेम्परेचर पर हो। तो आप देख पा रहे हैं आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर बेक ये जो साइड की वॉल है ये एवरेज आउट हो गई है, राइट। तो यहाँ पर से हमारे पास स्टैंडिंग वेव इफेक्ट रिमूव हो गया है। नाउ आफ्टर दैट वी गो फॉर वेफर कूलिंग। हर बेकिंग प्रोसेस के बाद, फोटोलिथोग्राफी में हर बेक प्रोसेस के बाद हम कूलिंग प्रोसेस में जाते हैं। आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर बेक वेफर इज पुट ऑन अ चिल प्लेट। एक चिल प्लेट की हेल्प से हम वेफर कूलिंग करते हैं, जिससे कि वो एम्बिएंट टेम्परेचर जितना वेफर को हम कूल करते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस से जाने से पहले वेफर एम्बिएंट टेम्परेचर पर आ जाए। डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उससे पहले जो वेफर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे रहना चाहिए, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट प्रोसेस में जा रहे हैं तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होएगा फोटोरेसिस्ट और डेवलपर सॉल्यूशन के बीच में। तो यहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो हाई टेम्परेचर से जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सिलरेट हो जाएगा और ओवर डेवलपमेंट कर देगा, या फिर CD लॉसेस भी कर देगा। व्हाट आर दी CD लॉसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट में हम एक डेवलपर सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो फोटोरेसिस्ट का सॉफ्टन्ड पार्ट है, सॉफ्टन्ड पार्ट ऑफ फोटोरेसिस्ट है, उसे डिसॉल्व करवाते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन। डेवलपर सॉल्यूशन को यूज कर फोटोरेसिस्ट के सॉफ्ट पार्ट को डिसॉल्व करवाते हैं, दैट इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस। इससे क्या होता है, जो पैटर्न है मास्क या रेटिकल से फोटोरेसिस्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट में 3 स्टेप्स रहते हैं, डेवलपमेंट, रिंस और ड्राई, राइट। सो डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, डेवलपर सॉल्यूशन में वेफर्स को हम डुबो कर रखेंगे, कुछ देर इसे रखेंगे डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर पूरे वेफर्स को। बैच प्रोसेस है तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे वेफर एक साथ प्रोसेस हो जा रहे हैं। रिंस में हम डीआयोनाइज्ड वाटर लेते हैं और ये सारे वेफर्स को जैसे ही डेवलपमेंट खत्म हो गई है उसके बाद डीआयोनाइज्ड वाटर में हम सारे वेफर्स को डालते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा केमिकल्स रिमूव हो जाए और फर्दर ओवर डेवलपमेंट ना हो जाए। इसके बाद स्पिन ड्राई करते हैं, जिससे कि डीआयोनाइज्ड वाटर सूख जाए। नाउ कमिंग टू दिस डेवलपमेंट सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस डेवलपर सॉल्यूशन? डेवलपर सॉल्यूशन होता क्या है? पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट के लिए वीक बेस सॉल्यूशन यूज किया जाता है, राइट। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वीक बेस सॉल्यूशन इज टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्राइड, जिसे हम TMAH भी बोलते हैं, CH3,4NOH, राइट। तो ये हमारा पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट के केस में डेवलपर सॉल्यूशन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने फोटोलिथोग्राफी में फोटोरेसिस्ट कोटिंग करी, देन वी हैव डन द अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर। एक्सपोजर के बाद हम डेवलपमेंट में क्या करते हैं, ये जो पार्ट था जहाँ पर लाइट फॉल हुई और फोटोरेसिस्ट यहाँ पर स्मूदन आउट हो गया, तो उस फोटोरेसिस्ट को हमें यहाँ से रिमूव करवाना है डेवलपमेंट सॉल्यूशन से। जो फोटोरेसिस्ट अभी हमारा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट फोटोरेसिस्ट है, उसको रिमूव करवाएंगे डेवलपर सॉल्यूशन में डालकर। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्साइड फिल्म को एच करेंगे, राइट। अब यहाँ से हमारे पास एक
एरिया बन गया है जिससे हमारे पास सबस्ट्रेट का डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया है। तो ये हमारे विंडोज बनाने के लिए जो हमारी विंडो बनी है फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से बनी है। अब आप देख पाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोफाइल होती हैं। ये हमारे डेवलपर सॉल्यूशन कितनी देर डेवलपमेंट करा है, डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मल डेवलपमेंट में जो विंडो है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। अगर हमारा इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ से कुछ फोटोरेसिस्ट की लेयर रह जाएगी विंडो में भी, राइट। अंडर डेवलपमेंट में आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, जहां पर हमारे पास मास्क है, लेट सपोज यहाँ पर ब्लैक रीजन था, तो ब्लैक रीजन के बाद भी हमारे पास फोटोरेसिस्ट रह गया। ये जो हमारे जो साइड वॉल्स रहेंगी ये स्ट्रेट नहीं रहेंगी, थोड़ा स्लोप रहेगा, स्लांटेड रहेंगी। ओवर डेवलपमेंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी फोटोरेसिस्ट, जहां पर ब्लैक पार्ट था उसके नीचे से भी फोटोरेसिस्ट हट गया है, राइट। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट प्रोफाइल्स होती हैं। कमिंग टू द डेवलपर सॉल्यूशंस, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है तो अभी हमने डिस्कस करा था TMAH हमारा डेवलपर होता है। नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में ज़ाइलीन होता है। रिंस करने के लिए पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट में हम सिंपली डीआयोनाइज्ड वाटर यूज कर लेते हैं रिंसिंग के लिए, बट अगर हमारे पास नेगेटिव फोटोरेसिस्ट है तो डीआयोनाइज्ड वाटर यूज नहीं करेंगे, एंड ब्यूटाइल एसीटेट हम यूज करेंगे, राइट। सो आप देख पा रहे हैं स्पिन डेवलपर का स्कीमेटिक डायग्राम। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पिन डेवलपर। यहाँ पर हमारे पास एक वैक्यूम चंक है, वैक्यूम चंक से हम वेफर को वैक्यूम से होल्ड करवाते हैं इस चंक के ऊपर। ये दिस इज द चंक, दिस इज वैक्यूम, वैक्यूम से इस चंक के ऊपर वेफर यहाँ होल्ड रहेगा। ये हमारे पास ड्रेन है, ड्रेन से जितना भी एक्सेस मटेरियल रहेगा, यूजलेस मटेरियल होएगा, दिस कैन बी गोइंग आउट, राइट। सो यहाँ पर से हम डीआयोनाइज्ड वाटर फॉल करवाएंगे, ये नोजल है जिससे डीआयोनाइज्ड वाटर फॉल करवाएंगे वेफर के ऊपर, और इस नोजल से डेवलपर सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास एक वाटर स्लीव भी है, राइट। सो डेवलपर सॉल्यूशन इस नोजल से वेफर के ऊपर जाएगा। सो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिकल एज बीड रिमूवल स्ट्रक्चर भी है, जिससे कि हमारे जो सबसे पहले एंड से जो वेफर के एजेस रहते हैं वहां पर हम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाते, कोई ट्रांजिस्टर कोई डायोड वेफर के एजेस पर नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स को, लाइट बीम को यूज करते हैं और फॉल करवाते हैं वेफर के एजेस पर, और वहां से फोटोरेसिस्ट हटा देते हैं। ये जो फोटोरेसिस्ट है यहाँ फॉल करा है, तो यहाँ फोटोरेसिस्ट पूरे वेफर के ऊपर इवनली फॉल रहेगा, बस एजेस पर नहीं रहेगा। इसको इंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एज बीड रिमूवल प्रोसेस से, राइट। सो आफ्टर ऑप्टिकल एज बीड रिमूवल आप देख पा रहे हैं एजेस पर से फोटोरेसिस्ट हट गया है। ये जो एक्सपोज्ड फोटोरेसिस्ट है ये एजेस पर नहीं है, फोटोरेसिस्ट इज नॉट देयर ऑन द एजेस, राइट। सो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लाइट सोर्स, लाइट बीम को फॉल करवाया फोटोरेसिस्ट पर विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग स्पिंडल। ये चंक रोटेट होएगा, पूरा वेफर रोटेट होता रहेगा और पूरे वेफर के एजेस पर से फोटोरेसिस्ट हट जाएगा। तो अब डेवलपमेंट आफ्टर रिमूविंग द फोटोरेसिस्ट फ्रॉम द एजेस, अब हमें क्या करना है, जहां से फोटोरेसिस्ट स्मूदन आउट हुआ है, जहां से फोटोरेसिस्ट अभी हार्ड नहीं है, उस फोटोरेसिस्ट को हटाना है विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट सॉल्यूशन। सो डेवलपमेंट सॉल्यूशन में डेवलपर जो भी सॉल्यूशन है उसको डालेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि हम ज़ाइलीन और TMAH को यूज करते हैं, और उसको विद द हेल्प ऑफ दिस नोजल वी विल पुट इट ऑन दिस वेफर which is placed on the wafer chunk, right। और स्पिंडल्स रोटेट होता रहेगा, वेफर चंक रोटेट होता रहेगा, वेफर रोटेट होता रहेगा। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोज्ड फोटोरेसिस्ट है इस वेफर के ऊपर, राइट। सो अब आप देख पा रहे हैं एक बार डेवलपर सॉल्यूशन डाला तो पूरे वेफर के ऊपर डेवलपर सॉल्यूशन, ये जो व्हाइट दिख रहा है विच मीन्स पूरे वेफर के ऊपर डेवलपर सॉल्यूशन आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे, डेवलपर सॉल्यूशन को स्पिन करवाकर हटवा देंगे, और जैसे ही डेवलपर सॉल्यूशन रिमूव होएगा हमारे पास ये जो फोटोरेसिस्ट मिलेगा ये पैटर्न होगा, पैटर्न फोटोरेसिस्ट हमें मिलेगा जैसे ही डेवलपर सॉल्यूशन हट जाएगा। क्योंकि डेवलपर सॉल्यूशन में अब जहां से सॉफ्ट फोटोरेसिस्ट है वो भी मिक्स हो चुका है, और जैसे ही फोटोरेसिस्ट हटेगा वही फोटोरेसिस्ट हटेगा जो सॉफ्ट है, जहाँ हार्ड फोटोरेसिस्ट है वो नहीं हटेगा, एंड वी विल गेट द पैटर्न फोटोरेसिस्ट। सो आफ्टर दैट जब फोटोरेसिस्ट हट गया तो उसके बाद हमें डीआयोनाइज्ड वाटर को डालना होगा नोजल से। डीआयोनाइज्ड वाटर को डालने के बाद अगेन वी विल डू द स्पिन ड्राई। स्पिन ड्राई करने के बाद अब वी आर हैविंग द फोटोरेसिस्ट विच इज पैटर्न फोटोरेसिस्ट ऑन द वेफर, और वेफर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इस पे से हटा लेंगे और वेफर को नेक्स्ट स्टेप पे भेज देंगे। सो अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही डेवलपर सॉल्यूशन को डालते हैं वी कैन हैव अ डेवलपर पडल एज वेल। यहाँ पर डेवलपर पडल बन सकती है।
सो इफ आई एम यूजिंग द फॉर्म पडल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेवलपर सॉल्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं। जैसे ही हम स्पिंडल से रोटेट कराएंगे वेफर को, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वी विल स्पिन दिस वेफर। ऑब्वियसली अगर आप डेवलपर सॉल्यूशन को सेंटर पार्ट पे डालेंगे, इसकी हाइट सेंटर पार्ट पे ज्यादा रहेगी। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें इवनली पूरे फोटोरेसिस्ट पे पैटर्न्स बनाने हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पर ओवर एक्सपोज हो जाए और इस पार्ट पे अंडर एक्सपोज हो जाए। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस स्पिनिंग एंश्योर करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्पिन, रिंस एंड ड्राई। हार्ड बेक, हार्ड बेक में क्या करते हैं, जितने भी फोटोरेसिस्ट में सॉल्वेंट्स हैं उन्हें इवेपोरेट करवाते हैं। फोटोरेसिस्ट, आई होप यू रिमेम्बर, इस फोटोरेसिस्ट में हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। तो जो भी सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट कराने का काम होता है हार्ड बेक में। सो ऑब्वियसली जैसे ही सॉल्वेंट्स इवेपोरेट हो जाएंगे, फोटोरेसिस्ट की थिकनेस कम हो जाएगी, सॉल्वेंट्स तो हट ही गए हैं। सो इससे एच और इम्प्लांटेशन रेजिस्टेंस बेटर हो जाती है, फोटोरेसिस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, राइट। फोटोरेसिस्ट की एडिशन सरफेस के साथ ज्यादा हो जाती है, राइट। आई कैन सी कि पॉलीमराइजेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा, और पॉलीमराइज हो जाएगा, फोटोरेसिस्ट स्टेबलाइज हो जाएगा सरफेस के ऊपर। नाउ फोटोरेसिस्ट के अंदर जितने पिन होल्स होंगे, आपने चीज में देखे होंगे थोड़े होल्स होते हैं, दीज आर लाइक पिन होल्स। पिन होल्स फोटोरेसिस्ट में भी होते हैं। हार्ड बेक के दौरान ये पिन होल्स भी खत्म हो जाते हैं और हमारा जो सरफेस है वो बेटर हो जाता है, राइट। आप देख पा रहे हैं जो पिन होल बना है, पिन होल्स हट जाएगा। पिन होल्स विल बी फिल्ड बाय द थर्मल फ्लो। पूरा यहाँ से पिन होल हट गया ड्यूरिंग द हार्ड बेक, राइट। सो हार्ड बेक में क्या करते हैं, कैसे करते हैं हार्ड बेक, एक हॉट प्लेट को यूज किया जाता है। हॉट प्लेट इज यूज, राइट। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ ओवन आल्सो आफ्टर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने के बाद कि पैटर्न सही बना है नहीं बना है, उसके बाद हम हार्ड बेक प्रोसेस पे जाते हैं। टेम्परेचर 100 to 130 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बेकिंग टाइम 1 से 2 मिनट रहेगा। हार्ड बेक टेम्परेचर इज हायर देन द सॉफ्ट बेक टेम्परेचर। अगर सेम काइंड का फोटोरेसिस्ट यूज करा है तो हार्ड बेक टेम्परेचर सॉफ्ट बेक टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा। अब हार्ड बेक भी 2 टाइप के हो सकते हैं, अंडर बेक या ओवर बेक। अगर अंडर बेक करा तो विच मीन्स जो फोटोरेसिस्ट है पूरा पॉलीमराइज नहीं हुआ है, राइट। सो अगर पूरा पॉलीमराइज नहीं हुआ है फोटोरेसिस्ट तो इसकी एडिशन बेकार रहेगी। हाई फोटोरेसिस्ट एच रेट रहेगा, एचिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओवर बेकिंग कर दी तो फोटोरेसिस्ट फ्लो ऑफ कर जाएगा, फोटोरेसिस्ट फिर से लिक्विड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा और रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी। सो ना तो आपको ओवर बेक करना है ना अंडर बेक करना है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या हुआ है, फोटोरेसिस्ट का ओवर बेक हो गया है। ओवर बेक होते ही फोटोरेसिस्ट फ्लो ऑफ कर जाएगा। अगर नॉर्मल बेकिंग करेंगे, नॉर्मल बेकिंग करते ही पैटर्न्स कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट, प्रॉपर पैटर्न बन जाएगा। सो अगर फोटो लिथोग्राफी की रेजोल्यूशन बढ़िया रखनी है तो हमें फोटो रेजिस्ट को ना तो अंडर बेक करना है ना ओवर बेक करना है। Now question, if wrong photoresist is refilled in the spinner, what could be the consequence? Wrong photoresist अगर हमने fill कर दिया, पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव कर दिया फोटोरेसिस्ट फिल, या फिर हमने पॉजिटिव में ही दूसरा टाइप का फोटोरेसिस्ट फिल कर दिया, तो क्या होएगा, आउटपुट कैसा आएगा? हमें पता है हर फोटोरेसिस्ट की सेंसिटिविटी, विस्कोसिटी डिफरेंट होती है। हर फोटोरेसिस्ट की सेंसिटिविटी और विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग उसका स्पिन रेट, रैंप रेट, बेकिंग टाइम और बेकिंग टेम्परेचर सिलेक्ट किया जाता है, राइट। एक्सपोजर इंटेंसिटी, एक्सपोजर टाइम, डेवलपर सॉल्यूशन, डेवलपमेंट कंडीशन, ये सब हमारे फोटोरेसिस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज की जाती है। अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं सब फोटोरेसिस्ट पे डिपेंडेंट है। इफ वी चेंज द फोटोरेसिस्ट, ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे टेम्परेचर, टाइम, सॉल्यूशन सब चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे। सो जो पूरा पैटर्न ट्रांसफर है वो फेल कर जाएगा। कमिंग टू द पैटर्न इंस्पेक्शन, लास्ट स्टेप है फोटोलिथोग्राफी का पैटर्न इंस्पेक्शन। अगर इंस्पेक्शन फेल हुआ तो क्या करेंगे, फोटोरेसिस्ट को हटा देंगे और फिर से स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, पूरा रिवर्क करना पड़ेगा, राइट। जो फोटोरेसिस्ट पैटर्न है ये टेम्पररी है, इसीलिए ही पहले इंस्पेक्शन की जाती है और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस डिफ्यूजन या नेक्स्ट कोई भी मेटलाइजेशन प्रोसेस आप यूज करेंगे। इसके पहले आपको पैटर्न इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस तो टेम्पररी है, इसके बाद वाली प्रोसेसेस टेम्पररी नहीं है। पूरी चिप को खराब करने से बेटर है आप फोटोलिथोग्राफी का जो पैटर्न आया है उसको अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें।
Etching or ion implantation process is used over here, right? So जो कि permanent process है, एचिंग करने से पहले, आयन इम्प्लांटेशन डिफ्यूजन करने से पहले परफेक्टली पैटर्न का इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है. फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस कैन रीवर्क बट पैटर्न इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अगर इसके बाद प्रोसेस में चले गए तो फिर से हम कुछ रीवर्किंग नहीं कर सकते हैं और पूरी चिप फेल हो जाएगी. कांट रीवर्क आफ्टर एचिंग और इम्प्लांटेशन. सो For pattern inspection, we will use scanning electron microscope, SEM, scanning electron microscope या optical microscope यूज किया जाता है to check कि कैसा पैटर्न बना है. अब एक क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को नहीं यूज किया जाता है 0.25 माइक्रोमीटर फीचर साइज के इंस्पेक्शन के लिए. अगर उससे छोटा फीचर साइज है, 0.25 माइक्रोमीटर का फीचर साइज है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को नहीं यूज किया जाएगा. क्योंकि अब ये क्यों है ऐसा, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को क्यों यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही यूज करना पड़ेगा इस केस में. 0.25 माइक्रोमीटर इज 2500 एंगस्ट्रॉम, राइट? जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, इट इज फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम. तो जो वेवलेंथ है लाइट की, उससे छोटा ही फीचर साइज है. ये फीचर साइज तो हम नहीं देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करवाते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करवाकर हम देखेंगे वी विल बी हैविंग लेसर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द साइड वॉल एंड प्लेट सरफेस एंड मोर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ऑन द कॉर्नर्स. जहाँ कॉर्नर्स रहेंगे, यहाँ कॉर्नर्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एंड ड्यू टू विच हमारे पास कॉर्नर्स पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कॉर्नर्स पे ज्यादा होंगे और यही रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी कर हम पूरा पैटर्न स्टडी कर सकते हैं, राइट? सो पैटर्न इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, अलाइनमेंट ओवरले डिस्कस करते हैं, राइट? सो जैसे कि रन आउट, रन इन, रेक्टिकल आइसोलेशन, वेफर रोटेशन, एक्स डायरेक्शन में मिसप्लेसमेंट है या नहीं, वाई डायरेक्शन में मिसप्लेसमेंट है या नहीं, क्रिटिकल डायमेंशन हुआ है या नहीं, सरफेस में कुछ इरेगुलरिटीज है या नहीं, जैसे कि स्क्रैचेस है, पिन होल है, स्ट्रेन्स है, कंटामिनेशन है. अगर इनमें से कुछ भी रहा तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं पैटर्न को, फिर से फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस पे रीवर्क किया जाता है. सो मिस अलाइनमेंट के केसेस देखिए, रन आउट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलाइनमेंट अच्छे से नहीं हुआ है. रन इन में ये जो पैटर्न है देखिए अंदर की साइड जा रहा है, रन आउट में बाहर की साइड जा रहा है. रेटिकल रोटेशन में क्या हुआ है, जो मास्क है वो रोटेट हो गया है, सरफेस पर रोटेट हो गया है मास्क. एक्स डायरेक्शन में मिसप्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में मिसप्लेसमेंट, राइट? क्रिटिकल डायमेंशन में हम क्या करते हैं, फोटोरेसिस्ट को सबस्ट्रेट पे रखते हैं. अब फोटोरेसिस्ट की डायमेंशन ढंग से नहीं बनी आफ्टर अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर, तो यहाँ देख पा रहे हैं फोटोरेसिस्ट की जो डायमेंशन है वो नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास सीडी लॉसेस के चांस रहेंगे. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास स्लोप्ड एजेस आ जाएंगी ड्यू टू ओवर एक्सपोजर. ये क्रिटिकल डायमेंशन का केस ओवर एक्सपोजर में होता है. अगर वेफर इंस्पेक्शन को पास कर जाता है, दे विल मूव आउट ऑफ द फोटो बे और इसको नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप में भेज दिया जाता है, जो कि एचिंग है या आयन इम्प्लांटेशन है, इवन मेटलाइजेशन. सो अगर नहीं होता है, वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस स्टेप अगेन, फोटोलिथोग्राफी फिर से की जाएगी. These are the reference book, very amazing book, and I hope you are going to read them. If you want to discuss this topic in further detail, you want to research on it. So अगर ये सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, and give me your feedback, very important. And if you want to access the notes and any further material, you can check out our mobile app. The link is present in the description box below. So I hope you are going to meet me soon. The next class. Bye bye.